नमस्कार साथियों, आप सब जिस बात के लिए इंतजार कर रहे थे और मुझे लगता है कि 2018 के बाद 2024 ये जो लंबा सफर 6 साल का रहा है, उस 6 साल के लंबे सफर के बाद थोड़ी सी खुशी आने वाली है। और ये खुशी है विशेष रूप से आपके सामने आरआरबी जेई की। तो रेलवे जूनियर इंजीनियर की भर्ती आपके समक्ष आ चुकी है और ये भर्ती के लिए जो सूचना मिली है वो 7,911 पदों पर ये बहाली आने वाली है। ठीक है, और रेलवे में जॉब करना तो स्वाभाविक रूप से बहुत इंटरेस्टेड रहा है। और आप जो पिछले लंबे समय से देख रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट में जो परेशानी आपको झेलनी पड़ी, लेकिन थोड़ी सा अच्छा हुआ कि भाई 3 गुना सीट वापस बढ़ा दी गई, तो कुछ राहत की खबर आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि टेक्नीशियन के पदों पर भी जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां सच में तब्दील हों और उसमें भी सीटें की बढ़ोतरी हो। तो अब यहां पर जो सबसे बड़ा समस्या है, खास करके बिहार बीएसपीएससीएल में भी जेई की भर्ती आई है, लेकिन बहुत कम सीटें हैं। वहां सीटों को बढ़ाने को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं और प्रयास भी चल रहा है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि बिहार के अंदर कोई भी वैकेंसी अगर जूनियर इंजीनियर की आती है तो वहां पर बीटेक के छात्रों को योग्य नहीं माना जाता है। बट ये सेंट्रल की वैकेंसी है और रेलवे की वैकेंसी है, यहां जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा भी योग्य है और बीटेक भी योग्य है। और 7,911 पद आज के इस व्यापक बेरोजगारी के दौर में बहुत बेहतर माना जाता है। तो आप सब लोगों को अब थोड़ा कंसंट्रेट हो जाना है और अपनी पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड हो जाना है। जो सूचना आई है हम एक एक करके बारीकी से उन सभी बातों पर आज चर्चा करते हैं। साथियों, आज सबसे पहले आप देखिए जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, उस पोस्ट के बारे में कहा गया है सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 7,346 यानी 7,346 ये आपके जूनियर इंजीनियर के पद हैं। और जूनियर इंजीनियर के इस पद के लिए डिप्लोमा और बीटेक, डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों छात्र क्या हैं, योग्य हैं साथियों। फिर आपका डिपार्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस है, इसके लिए 398 पद है। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए, इसके लिए 150 पद है। केमिकल सुपरवाइजर, इसके लिए 5 पद है। फिर आपका मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, इसके लिए 12 पद हैं। तो टोटल को अगर हम कंबाइन कर दें तो 7,911 पदों पर रेलवे जूनियर इंजीनियर, सीएमए, डीएमएस सुपरवाइजर, केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, इन सबकी वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, और अब यहां से देखिए अलग अलग जोन वाइज भी जब बांटा जाए तो वो कैसे है। तो सेंट्रल में बिलासपुर की बात करिए 142 है, मुंबई 616 है यानी 758 हो गया। फिर ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर 171 है, सिकंदराबाद 58 है, टोटल 229 हो गया। ईस्ट सेंट्रल में आइए मुजफ्फरपुर में 8 है, पटना 227 है, फिर रांची में 78 है, 313 हो गया। ईस्टर्न में आइए कोलकाता, ये मैं जेई के बारे में बता रहा हूं जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग। फिर कोलकाता ये 376, मालदा 105, टोटल 481 हो गया। नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद 319, नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर 154, फिर नॉर्थ फ्रंटियर में गुवाहाटी 179, सिलीगुड़ी 24, 203 है। फिर आपका नॉर्दर्न में आइए इलाहाबाद 42, चंडीगढ़ 254, जम्मू 43, टोटल 339। नॉर्थ वेस्टर्न में अजमेर 346, मुंबई 26, सिकंदराबाद 376, टोटल 402। फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल में आइए बिलासपुर 290, साउथ ईस्टर्न में कोलकाता 108, मालदा 38, रांची 79, 225। फिर साउदर्न में आइए चेन्नई 431, फिर हमारा तिरुवनंतपुरम 121, फिर बैंगलोर 343, अजमेर 104, भोपाल 332, अहमदाबाद 290, भोपाल 98, मुंबई 343। तो फाइनलाइज करने के बाद टोटल जो आप जोड़कर देखते हैं 6,121 आता है। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स को भी किया गया है। तो फाइनली हमारी टोटल सीटें जेई में जो खास करके हैं 7,346 हैं, जो एक अच्छी टेक्निकल भर्ती मानी जा सकती है। ठीक है, और बहुत दिन से आप इसके लिए व्यथित रहे हैं और काफी संघर्ष आपने किया भी है। ठीक है, अब यहां पर चर्चा हम करते हैं डिप्लोमा और बीटेक दोनों योग्यता वाले छात्र यहां पर योग्य हैं।
अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आपके पास अगर एलिजिबिलिटी उम्र का बचा हुआ है तो आप बिल्कुल योग्य हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि कोई एमटेक वाला अगर डिप्लोमा बीटेक करके कोई एमटेक किया हर वो फॉर्म भरना चाहेगा तो ऐसा है कि वो नहीं भर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डबल ई, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, इंस्ट्रूमेंट से हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, तो भी आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, जेई के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भरेंगे। फिर हमारा जेई आईटी, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो पीजीडीसीए जिसने किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से है, बीसीए है या बीटेक सीएसआईटी से है, वो जूनियर इंजीनियर आईटी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। सीएमए के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से होना चाहिए। कम से कम कितना परसेंट मार्क्स, 55% मार्क्स होना चाहिए। डिपार्ट आपका जो है डीएमएस के लिए डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से है तो आपका चलेगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। जो उम्र की सीमा पिछले बार थी मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। इस बार 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है यूआर कैटेगरी के छात्रों को, ठीक है। तो उस आधार पर हमारे ओबीसी के छात्रों का भी 3 साल बढ़ गया, तो सभी में 3-3 साल का इजाफा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है तो जूनियर इंजीनियर के भी पद के लिए जो आने वाली है आपकी बहुत जल्द, तो उसके रिगार्डिंग भी जो एक्सटेंशन ऑफ एज है वह जरूर रेलवे देगी, ये हम सब उम्मीद करते हैं और इस बात को मिलना ही चाहिए, ऐसा समझते भी हैं। यूआर के लिए 18 से 33 है, अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 3 साल बढ़ता है तो। ओबीसी के लिए 18 से 36 है, अगर बढ़ जाएगा तो 39 हो जाएगा साथियों। एससी एसटी के लिए 18 से 38 है, अगर बढ़ता है तो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 3 बढ़ा तो यहां भी 3 बढ़ जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। पेमेंट तो आप जानते ही बहुत हैंडसम होता है, जेई का पेमेंट बहुत अच्छा होता है, 4200 का पे ग्रेड होता है, 35,400 से 1,12,400 का आपका स्किल है। हालांकि इसमें बहुत सारी आपकी टीए जुड़ती हैं, डीए जुड़ती हैं, एचआरए जुड़ता है, ये सब चीजें जब ऐड होती हैं तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 50-55 हजार के आसपास तो शुरुआती सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर जैसे जैसे जाएगा इंक्रीमेंट लगता जाएगा और फिर आपको डेफिनेटली साथियों पेमेंट में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो हम चर्चा करते हैं विस्तार से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कि आखिर आपको जूनियर इंजीनियर रेलवे में बनना चाहते हैं तो किन किन प्रक्रियाओं से जुड़ना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, और उन प्रक्रियाओं को पार करने के बाद फिर ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी और आपका लाइफ बदल सकता है। तो सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 1, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। यानी जेई के लिए साइको का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। साइको का एग्जाम किसके लिए हो रहा है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हो रहा है, ठीक है। जेई के लिए साइको का एग्जाम बिल्कुल साथियों नहीं हो रहा है। अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा सीबीटी 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है और कैसे ध्यान देना है। ये पुराना पैटर्न है, सिलेबस में बहुत बदलाव होगा, इसकी संभावना कम दिखती है। अगर कुछ होता भी है तो जैसे ही कोई जानकारी आती है हम जरूर आपको अपडेट कर देंगे साथियों, ठीक है। अब यहां देखिए मैथ बहुत वाइटल रोल है। मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 30 मार्क्स के पूछे जाने हैं। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, यानी 55 मार्क्स तो आपका मैथ रीजनिंग कवर कर रहा है, अच्छा वेटेज है इसका। 15 क्वेश्चन आपको कहां से हैं, जीके से हैं, जनरल नॉलेज से हैं। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपका तीनों पेपर है 10th स्टैंडर्ड का, वहां से आपको 30 क्वेश्चन होंगे। तो अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए 10-10 का रेशियो है, लेकिन आपका बायोलॉजी से कई बार क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है तो केमिस्ट्री थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर टेक्निकल छात्रों को, इंजीनियरिंग के छात्रों को बायोलॉजी में थोड़ा परेशानी महसूस होती है, तो हम उम्मीद करेंगे कि बायोलॉजी को लेकर आप थोड़ा कंसस रहिए, जीके को लेकर थोड़ा कंसस रहिए। हालांकि जीके में आपका अथाह समुद्र है, आप बहुत ज्यादा भी पढ़ते हैं तो 15 का 15 सही हो जाए इसकी गारंटी कम रहती है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो पूरा का पूरा सही हो ही सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आपको रीजनिंग, मैथ और साइंस इस तीनों पर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो मुझे लगता है कि आप पीटी को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम है और 100 आपके क्वेश्चंस हैं। समय आपको 90 मिनट है साथियों, यानी एक क्वेश्चन पर
1 मिनट से भी कम का समय है। तो टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आप जान रहे हैं निगेटिव मार्किंग है, यहां कितने निगेटिव है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग रखा गया है नॉर्म्स, वो रखा गया है कि 40% मार्क्स आपको टोटल का लाना है, देन आप क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट डे आपसे जब चर्चा करेंगे तो कट ऑफ पिछले बार क्या रहा था उस पर भी हम बात करेंगे। आज हम कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है, हम उस पर विशेष रूप से बात करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां है हमारा CBT 2। जैसे ही आपका CBT 1 कंडक्ट हो गया, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर CBT 1 मेनली छांटने के लिए लिया जाता है, स्क्रूटनाइज करने के लिए लिया जाता है। फिर CBT 2 आपका मेरिट के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, CBT 2 यहां पर जिस जीके की तैयारी आप पीछे कर रहे थे, वो जीके यहां भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप अगर आज से पढ़ते हैं तो आप CBT 1 का भी तैयारी कर लेते हैं और CBT 2 का जीके भी आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर रही फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपने बायोलॉजी वहां किया था एडिशनली, अब आपको बायोलॉजी छोड़ देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को फोकस लेके चलना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से यहां 15 क्वेश्चन हैं, तो यहां आपको फायदा मिल रहा है। यानी आप CBT 1 के लिए अगर तैयार हो रहे हैं तो CBT 2 में भी आपको मदद मिल रही है। फिर आइए साहब, हमारा यहां है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, वहां से 10 क्वेश्चन है। तो ये आपको सिर्फ CBT 2 में पूछ रहा है। तो कंप्यूटर के प्रश्नों को लेकर के भी आपको थोड़ा सजग रहना है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। फिर बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन है। और आपका टेक्निकल एबिलिटी जो आपका अपना कोर है, जिसे आप डिप्लोमा में 3 साल और बीटेक में 4 साल पढ़ते हैं, वहां से आपको क्या है, 100 क्वेश्चन है। तो बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो आपके टेक्निकल का है। यानी बिना टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग किए आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपकी सफलता प्राप्त हो जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि CBT 1 का यदि आप तैयारी करते हैं तो CBT 1 की तैयारी में जीके और फिजिक्स मैथ तो आपको पहले से ही कमांड हो चुका है। उसके बाद रही बात इन्वायरमेंट, एजुकेशन और टेक्निकल एबिलिटी, तो टेक्निकल एबिलिटी में 100 क्वेश्चन भी हैं और ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा स्कोर को लाना भी यहां पर बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आपको टेक्निकल के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है। अब मैथ, साइंस और रीजनिंग, मैथ, साइंस, रीजनिंग, इसको भी अभी से आपको चालू कर देना है। जब आपकी CBT 1 हो जाएगी, उसके मैक्सिमम 2 से 3 महीने का गैप, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का गैप हो जाता है। अगर सारी सिचुएशन समान रही तो अधिकतम 2 से 3 महीने के भीतर आपका एग्जाम जो है CBT 2 का भी होना है। तो आपको कम से कम टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए 4 से 6 महीने का समय न्यूनतम चाहिए ही चाहिए। और वो भी तब आप कर पाएंगे जब सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे करेंगे, तब संभव है, ठीक है। तो इसीलिए आप टेक्निकल एबिलिटीज को लेकर के विशेष ध्यान देना है। यहां पर भी 1/3 आपका क्या है, निगेटिव मार्क्स है साथियों। और देन 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, लेकिन कट ऑफ 40% पर जाएगा ऐसा नहीं है, कट ऑफ हाईएस्ट जाता है। इससे ज्यादा नंबर्स आपको लाने पड़ेंगे। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे कि पिछला कट ऑफ क्या रहा था और क्या रणनीति होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को आज बताना चाहूंगा कि आपको रेलवे जेई के लिए, ठीक है, रेलवे के जूनियर इंजीनियर के पद पर आपको सुशोभित करने के लिए, पाने के लिए आपको टेक्निकली किन किन सब्जेक्ट्स को, किन किन टॉपिक्स को आपको बहुत विशेष तरीके से पढ़ना है और कहां से क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रेलवे जेई ने अपने सिलेबस को जो निर्धारित किया है, तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी जेई के जितने भी सब्जेक्ट्स वहां पढ़ने पड़ रहे हैं टेक्निकली, वही चीज यहां आरआरबी जेई में भी पढ़ने पड़ रहे हैं। कॉमन पेपर आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होता है, बट सब्जेक्ट्स तो वही रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ध्यान रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहां से साथियों 12 से 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपके नेटवर्क थ्योरी का ही बेसिक पार्ट्स है। फिर नेटवर्क थ्योरी आइए, यहां से भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला करके आपका 25 to 30 मार्क्स का वेटेज रख रहा है साथियों। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यहां से आपका
7 से 10 क्वेश्चन रह सकता है। इलेक्ट्रिकल मशीन वाइटल इंपॉर्टेंट है, 20 से 22 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप समझ लीजिए 6 से 10 क्वेश्चन की संभावना है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से भी 6 से 10 क्वेश्चन की संभावना बनती है। पावर सिस्टम से आपका 15 से 18 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आपका 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर यहां कम क्वेश्चन करता है तो पावर सिस्टम में क्वेश्चन क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आपका मेजर सब्जेक्ट्स जो है साथियों, खास करके इलेक्ट्रिकल के बीटेक और डिप्लोमा के छात्रों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। इसमें सबसे ज्यादा रोल अगर है तो मशीन का है, आपका साहब पावर सिस्टम का है, नेटवर्क थ्योरी का है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मेजरमेंट का है, समझ गए, यूटिलाइजेशन का है। इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए। एस्टिमेशन से भी क्वेश्चन रहता है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन विशेष रूप से ऊपर के बाकी 5-6 चैप्टर पर, 5-6 सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा पकड़ बनानी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। डेली पढ़िए, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस क्वेश्चन को बनाने से भी आपको फायदे मिलेंगे साथियों, ऐसा नहीं है कि वहां से फायदा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के लिए हम बता दें, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से क्वेश्चन होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर है, मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा कम्युनिकेशन। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, हमारी एक नई बैच स्टार्ट हुई है साथियों, और उस बैच का नाम है तेजस। हमारे बैच का नाम है साथियों तेजस। क्या नाम है? तेजस। ध्यान रखिएगा, हमारा बैच है तेजस, और ये बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कब से साहब? 5 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और ये बैचेज जो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, उसकी फीस है मात्र 999 रुपए। ऑनलाइन में हमारी फीस है मात्र 999 रुपए, और इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट्स भी दूसरे एक्सपर्ट टीचर्स आपके बीच आएंगे, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी के माध्यम से आपको बाइलिंगुअली पढ़ाया जाएगा। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और स्टडी मटेरियल कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। आपको पढ़ाने के दौरान इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड स्लाइड्स भी आपको हम ऑनलाइन में भेजने का काम करेंगे, पीडीएफ के रूप में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रदान करेंगे। और यही बैचेस ऑफलाइन में भी हमारी आरंभ हो रही है 5 जुलाई से साथियों। और ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई से 5 जुलाई से ऑफलाइन में जो हमारी बैचेस हैं वो कहां पर आ रही हैं? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। हमारे सेंटर का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। आपका बाजार समिति मेन गेट, बाजार समिति मेन गेट पटना, बाजार समिति मेन गेट पटना। यहां पर किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7070177240, ठीक है। इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ऑनलाइन बैच को परचेज करने के लिए ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन बैच को परचेज करने के लिए आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तेजस टारगेट बैच आप उससे जुड़ेंगे। 4 से 6 महीने की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। 4 से 6 महीने मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप सब लोग जुड़िए और निश्चित रूप से मेहनत करिए, और टेक्निकल पेपर पर अपनी पकड़ बनाइए, और ये जो मौका हमारे बीच आने वाला है उसको बिल्कुल मत चूकिए, और निश्चित सफलता प्राप्त कीजिए। आप सभी को जो है इसकी कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।